चलिए, तो अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या पॉइंट्स है, उस सब को यहाँ पे कवर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम लिखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। हेयर communication refers to a signal transmission signals इंफॉर्मेशन लिखते हैं, इंफॉर्मेशन और सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मॉडर्न communicating डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये इंफॉर्मेशन और सिग्नल को है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसफर किया जा रहा है। दिस सिग्नल is transferring from this signal is first converted into an इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो इस सिग्नल को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम लोग इसको बदल देते हैं। ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल हेल्प्स इन help in transmission of signal for longer distance with speed and clarity। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम लोग बदल दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है कि लॉन्गर डिस्टेंस तक जा सकता है सिग्नल। अब ज़्यादा स्पीड रहेगा, ज़्यादा जल्दी हम मतलब इसका स्पीड ज़्यादा जल्दी हम सिग्नल को पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा क्लियर भी मिलेगा। ठीक है, जो सिग्नल है। ठीक है, चलिए, इन द मॉडर्न डे वी आर यूजिंग TV, radio and telephone communication coming signal, in which signal is coming from longer distance। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब क्रांति है, मतलब कि हम दूर से किसी भी चीज़ को, टीवी को देख रहे हैं। ठीक है, और फ़ोन से बात कर रहे हैं हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर, मून तक हम लोग बात कर लेते हैं फ़ोन से, चांद तक, चांद यहाँ से 3 लाख किलोमीटर, तो वहाँ पे भी लोग बात करता है। तो ये सब कैसे संभव हो पाया? ये कम्युनिकेशन सिस्टम से ही संभव हो पाया। ठीक है,
तो कम्युनिकेशन सिस्टम एक्चुअली में बहुत काम का चीज है। चलिए, द communication system started in 19th century, ठीक है, with the help of telegraph made by Marconi in 1901 was able to send sound from the two ends of अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन के दोनों छोर पर क्या किया गया कि ये सिग्नल को भेजा गया, आवाज को एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो ये मार्कोनी के द्वारा किया गया। Also J.C. Bose made the concept of radio transmission in his laboratory in कैलकाटा। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में जेसी बोस के द्वारा दिया गया था कि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। तो बाद में मार्कोनी क्या हुआ कि इसको बनाया, ठीक है, टेलीग्राफ। यहां लिखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑल्सो ए वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। was launched in 1962 with the help of a satellite called as Telstar। तो पहला सैटेलाइट कौन था? टेलस्टार था। In 1965, the satellite communication was launched for public use by launching of a geostationary satellite called as geostationary satellite किसको कहते हैं? Satellite which is stable with respect to earth। geostationary satellite with respect to earth was launched with नेम ऑफ अर्ली बर्ड, ठीक है। तो अर्ली बर्ड उसका नाम दिया गया कि ये आपका सैटेलाइट लॉन्च हो गया पब्लिक यूज के लिए, ठीक है।
तो एक्चुअली ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसमें ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है उसमें कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी मतलब क्या, जियो अर्थ स्टेशनरी मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में जो रुका हुआ रहता है वो ऐसा सैटेलाइट, तो इसीलिए सैटेलाइट विच इज स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इसको कह रहे हैं। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो बहुत काम का होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। जब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से पूरे पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग को कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारा सैटेलाइट का आवश्यकता पड़ता था। ठीक है, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के आने से बहुत बड़ा हेल्प हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम में। और उससे पहले जब सैटेलाइट नहीं था तो एंटीना के हेल्प से हम लोग क्या करते थे, कम्युनिकेशन सिस्टम भेजा। कम्युनिकेशन सिस्टम पहले वही था तो उसी के थ्रू सिग्नल हम लोग भेजते थे, तो उसका एक लिमिटेड होता था उसका यूज, उसका लिमिटेड बहुत दूर दूर तक नहीं हो सकता था। अब इंडिया से आपको यूएसए जाना है तो अब थोड़ी है कि आप एंटीना लगा दीजिएगा, तो बहुत दिक्कत होता था उस समय, तो वहां पे सैटेलाइट बहुत काम आया। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे तो इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में देख रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, इसको चलिए उतारिए। अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए ब्लॉक डायग्राम बना दिया जाए। इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल, फिर रिसीवर, नॉइज। चलिए इसमें लिखते हैं इन द कम्युनिकेशन सिस्टम देयर इज ए इंफॉर्मेशन which is to be transmitted from a transmitter system to a receiver। ठीक है, टू ए रिसीवर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन चैनल या कम्युनिकेशन चैनल, कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, अब इस चैनल के हेल्प से, चैनल क्या है, कोई एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को भेजेंगे। अब लिखते हैं दिस ट्रांसमिशन चैनल में बी वायर्स, केबल्स और वायरलेस। ठीक है, तो ये वायर के द्वारा, केबल के द्वारा, वायरलेस
किसी भी तरीका से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन जाने के लिए, सिग्नल जाने के लिए बहुत सारा मीडियम है, बहुत तरीका से जा सकता है, ठीक है। लेकिन वायर केबल में ज्यादा क्लियर तरीका से जाएगा, वायरलेस में थोड़ा कम क्लियर जाएगा, ठीक है। चलिए, द ट्रांसमिशन चैनल में भी वायर्स, केबल्स और वायरलेस। चलिए, अब क्या है, द ट्रांसमीटर converts the signal into electrical signal which is helpful, which is the need for transmission channel to transmit the signal। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर में हम लोग सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेंगे और उससे क्या होगा कि आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसमिशन चैनल में क्या होता है, नॉइज भी आ जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली नॉइज को बाद में क्या करेंगे हम लोग, जब रिसीवर एंड में जब हम इसको सिग्नल को रिसीव करेंगे ना, तो बाद में इस नॉइज को जितना हद तक होगा हम उसको खत्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इन transmission channel also noise comes in signal which can be minimized when received by receiver, ठीक है। तो रिसीवर पे जब हम लोग रिसीव करेंगे तो इसमें अपना जो भी चेंज होगा चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको यहां तक उतारिए। व्हेन नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, देन इट इज डन विद द help of a device called transducer, ठीक है। ट्रांसड्यूसर होता है, एंड इन ट्रांसड्यूसर a process called modulation process, in transducer one of a process called modulation process is done, called modulation is done, in which informative signal is mixed with high frequency कैरियर वेव, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसड्यूसर में तो आपका बहुत सारा काम होता है, तो एक काम इसमें ये भी है कि मॉड्यूलेशन होता है, और इस मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन का जो सिग्नल है ना उसको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसको उतारिए, यहां तक ये हो गया। यहां लिखते हैं, देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मोड्स। 2 पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मोड्स है। फर्स्ट, पॉइंट टू पॉइंट
और सेकंड है ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट में है ना, टेलीफोन सिग्नल इज, टेलीफोन सिग्नल जो आपका क्या होगा, एक आदमी से दूसरे आदमी से बात करेगा, वन मैन टू अनदर मैन से वो बात करता है इसमें, वन मैन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वन स्टेशन टू अनदर मेनी रिसीवर, ठीक है। वन ट्रांसमीटर यहां लिख देते हैं, वन ट्रांसमीटर टू अनदर मेनी रिसीवर, ठीक है। तो इसमें एक ट्रांसमिट करता है और रिसीवर बहुत लोग होता है, इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं। और ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मोड्स होता है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। अब लिखते हैं टर्म्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा टर्म यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा इसमें टर्म्स है और सब टर्म्स के बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है टर्म इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर द सिग्नल, द नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसका तो पढ़ ही लिए, सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर द सिग्नल so that the signal so that the signal can be transmitted with transmission channel, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक सिग्नल। तो सिग्नल का बात कर रहे हैं, तो सिग्नल में है एनी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ सिग्नल is in the form of electrical signal is suitable for transmission. The सिग्नल में भी क्या है, दो टाइप का है जो इंपॉर्टेंट है। द सिग्नल में बी ऑफ टू टाइप, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो इसमें लिखते हैं इन analog signal the information, the current and voltage is continuously changing with time. It is continuously changing with time.
sine function is a particular analog signal. Digital signal are the signal which takes only discrete values. ठीक है, which takes only discrete values. The binary system have 0 and 1 value, where 0 stands for low and 1 stands for high voltage and करंट. ठीक है, तो जो सिग्नल है आपका दो टाइप का हो सकता है, एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है और डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है. एनालॉग सिग्नल आपका हो गया साइन फंक्शन, जो आपका क्या हो गया वो एनालॉग सिग्नल हो गया. डिजिटल सिग्नल क्या हो गया, जिसमें बाइनरी नंबर का यूज होता है, 0 और 1 का, वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज करंट या बहुत कम वोल्टेज और करंट. ठीक है, तो ये वाला जो होता है सिग्नल, ये दो टाइप का सिग्नल आमतौर पे पाया जाता है, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इसको यूज करेंगे. और इस सिग्नल को हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल से इसको इलेक्ट्रिकल चेंज करते हैं. किसके हेल्प से चेंज करते हैं, ट्रांसड्यूसर से. और ट्रांसड्यूसर अंदर में क्या क्या करता है, तो उसमें एक काम करता है वो मॉड्यूलेशन करता है. तो मॉड्यूलेशन का काम क्या है कि उसमें क्या करता है कि एक कैरियर वेव, एक वेव उसको मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है जिससे वो दूर तक ट्रांसफर हो जाए. तो और भी बहुत सारा इसमें चीज है जिसके बारे में, इसलिए तो इसका जितना भी पार्ट्स होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो जो टर्म्स यूज होता है वो सब टर्म्स के बारे में हम लोग अभी देख लेंगे. ठीक है, नॉइज लिखते हैं, क्या है नॉइज में, द अनवांटेड सिग्नल, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, मिक्स्ड with main signal is called as noise. इसको हम लोग noise signal कहते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या जो टर्म हो जाएगा आपका ट्रांसमीटर. अब ट्रांसमीटर आएगा. ट्रांसमीटर transmits the signal through transmission channel. ठीक है, ट्रांसमीटर तो समझ ही रहे हैं ट्रांसमिशन क्या है. चलिए, अब आ जाता है रिसीवर. तो ये सब तो आपका नाम से ही ज्यादा पता चल जा रहा है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं. अभी कुछ और टर्म्स आएगा जिसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. Receiver are the receiver receives the transmitted signal. ठीक है, ठीक है, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा ट्रांसमिटेड सिग्नल को. अब टर्म है एटेन्यूटेशन, इसको मिटा देते हैं. Attenuation. When the signal is transmitted with longer distance
its strength decreases. This process is called as this is called as attenuation. ठीक है, चलिए अब अगला टर्म आ जाएंगे एम्प्लीफिकेशन. It is the process in which the signal when received by the receiver which is weak in strength, is made of high strength, with the process of amplification. ठीक है, in this in which the signal when received which is weak in strength is made of high strength with the process of amplification. ठीक है, तो amplification process से क्या करते हैं, जो attenuation process है, जो सिग्नल वीक हो गया है दूरी से आने के कारण रिसीवर एंड में, तो उसको क्या किया जाता है, उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है एम्प्लीफिकेशन से. ठीक है, एम्प्लीफाई किया जाता है उस सिग्नल को, उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है. ठीक है, तो इसको एम्प्लीफिकेशन कहेंगे. इसमें लिख लेते हैं दिस इज डन बाय डीसी सोर्स. ठीक है, तो ये डीसी सोर्स याद रखिएगा, उसके लास्ट में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो डीसी सोर्स है आपका डायरेक्ट करंट का एक सोर्स है जिससे हम लोग एम्प्लीफिकेशन करते हैं. ठीक है, तो इसका एक यूज आता है बाद में जो सिग्नल जो मिलता है ना, उसमें कुछ डीसी सोर्स वाला सिग्नल वो आ जाता है उसमें. ठीक है, तो उसको बाद में फिर छाना जाता है सिग्नल को, मतलब उसको रिफाइन किया जाता है और जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको निकाला जाता है उसमें से. ठीक है, तो ये सब जो सिग्नल जो पहुंच रहा है वो ये कहां पे हो रहा है, किस एंड में, ट्रांसमीटर एंड में नहीं हो रहा है, रिसीवर एंड में जहां पे सिग्नल पहुंचा है. ठीक है, तो वहां पे ये सब प्रोसेस हम लोग करेंगे. चलिए अब आ जाते हैं, एक टर्म है रेंज. It is the maximum distance up to which signal can be sent with sufficient strength. मतलब sufficient strength रहे तो उसमें मैक्सिमम दूरी तक कहां तक सिग्नल जा सकता है, तो उस सिग्नल का वो रेंज कहलाने लगेगा. ठीक है, अब आ जाते हैं, टर्म है मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे बैंडविड्थ. इसमें लिखते हैं दिस इज द width of the frequencies in the transmission channel. ठीक है, frequencies which is to be sent through transmission channel, which is to be sent through
ट्रांसमिशन चैनल, ठीक है। तो ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस बैंडविड्थ को हम लोग, बैंडविड्थ होता है तो इसमें होता क्या है, दिस इज एक्चुअली द लोएस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी width which will be transmitted। इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विच विल बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। चलिए, तो ये बैंडविड्थ हो गया। तो देखिए, कोई भी सिग्नल जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का तो हो नहीं सकता है, उसका एक रेंज होता है, ठीक है। कोई आवाज ज्यादा हाई होता है, कोई लो होता है, तो अलग अलग उसका रेंज होता है। तो ये जो रेंज होता है ना, वही एक्चुअली में बैंडविड्थ है आपका, ठीक है। बैंडविड्थ एक्चुअली में क्या है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रहा है, नीचे हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रहा है, तो उसका एक रेंज है। तो उस रेंज को कहाँ से जाना है, ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू जाना है। तो उसको रेंज के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि हम जो आवाज भेज रहे हैं, तो आवाज जो जहाँ हमको आवाज भेजना है, मान लीजिए कि टेलीफोन से हमको दूर तक भेजना है, तो ये जो आवाज है उसका एक बैंडविड्थ है कि इतना तक में हम उसका बैंडविड्थ रखेंगे तो लगभग जितना भी आवाज होगा वो पहुंच सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि हम बहुत कस के चिल्ला कर फोन पे बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत चिल्ला कर कस के फोन पे भी बोलेंगे, लेकिन हम रियल में बोलेंगे तो हो सकता है कि किसी का कान एकदम खराब हो जाए कि भाई इतना कैसे चिल्ला के बोले। लेकिन फोन पे बोलेंगे तो उसका तो एक लिमिट है, उसका तो कान नहीं खराब होगा। मतलब एक खास बैंडविड्थ ही में सिग्नल पहुंच सकता है, ठीक है। तो एक खास बैंडविड्थ अलॉट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको काम क्या है, यदि मान लीजिए कि आपका टेलीविजन चैनल है और आपको बैंडविड्थ का आवश्यकता है आपको सिग्नल भेजने के लिए, तो आपका बैंडविड्थ परचेजिंग होता है, ठीक है, कि इतना से इतना आपको दे दिया गया बैंडविड्थ कि यहाँ से यहाँ आप सिग्नल भेजिए, और उसमें आप सिग्नल भेजिएगा तो आपका आराम से टीवी चैनल का सिग्नल पहुंच जाएगा। तो टीवी चैनल का जो सिग्नल होता है उसको ज्यादा बैंडविड्थ होता है, ऑडियो होता है उसका कम होता है, और बाकी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मॉड्यूलेशन। इन modulation the signal is mixed with the carrier wave of high frequency at the, ये कहां पे हो रहा है, ट्रांसमीटर एंड के पास, ये रिसीवर के पास नहीं, ट्रांसमीटर एंड, ठीक है। इन मॉड्यूलर सिग्नल इज मिक्स्ड विद द कैरियर वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एट द ट्रांसमीटर एंड सो दैट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैन बी सेंड फॉर लार्जर डिस्टेंस, ठीक है। तो उसको लार्जर डिस्टेंस तक क्या किया जा सकता है, सिग्नल को भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन हो गया। डीमॉड्यूलेशन क्या है, दिस इज डन एट द रिसीवर एंड वेयर carrier wave is excluded from the signal, so that carrier wave is excluded from the signal so that the refined and real signal
कैन बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, अच्छा ये ट्रांसमीटर के पास नहीं है सर, ट्रांसमीटर से आप कंफ्यूज हो जाएगा, यहां पर नहीं लिखते हैं। कैन बी टेकन आउट। ठीक है, चलिए तो ये डीमॉड्यूलेशन हो गया। अब एक लास्ट टर्म है रिपीटर्स। इन दिस प्रोसेस the signal range is increased। सिग्नल का रेंज हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दिस कैन बी, अच्छा ये सिग्नल का रेंज हम इंक्रीज कर सकते हैं तो ट्रांसमीटर साइड में ही कुछ ऐसा चेंज किया जाए, और हो सकता है रिसीवर साइड में कुछ ऐसा चेंज किया जाए। दोनों करेंगे तो रेंज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं दिस कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखते हैं इन transmission side the signal is modulated and then received by receiver with different रेंज। ठीक है, तो रिसीवर क्या करेगा, डिफरेंट रेंज का इसमें सिग्नल को रिसीव करेगा। तो एक्चुअली में रिपीटर दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिसीवर और ट्रांसमीटर का। तो दोनों के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज को, जो सिग्नल का है, और रेंज एक्चुअली में क्या होता है कि जो हाई स्ट्रेंथ वाला सिग्नल कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, वो रेंज होता है। तो इस रेंज को हम लोग बढ़ा सकते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो जितना भी टर्म यूज होगा कम्युनिकेशन सिस्टम में, सब टर्म को हम लोग ले लिए हैं पहले। ठीक है, अब कम से कम अब जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। टॉपिक लिखते हैं बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी मैसेज सिग्नल which may be audio, video or picture form need different have different frequency range. So to transmit these signal we need different bandwidth of signal. ठीक है, the communication system with different frequencies and
bandwidth is given as below। ठीक है, तो वो दिया हुआ है कैसे कैसे होगा। तो पहला टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, फॉर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन the bandwidth of 2800 Hz is required. Its frequency varies from 300 Hz to 3100 Hz, whose difference is 2800 Hz। तो समझ में आ रहा है, जो टेलीफोन का जो हम लोग कम्युनिकेशन यूज करते हैं तो 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो उसका रेंज कितना हो गया, मतलब उसका बैंडविड्थ कितना हो गया, 2800 हर्ट्ज हो गया। तो इतना 2800 हर्ट्ज का बैंडविड्थ हमको चाहिए उसके सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये सब जो सिग्नल है वो जाएगा कैसे, तो जाने के लिए बताएं आपको, वायर, केबल, या फिर पहले के जमाना में तो बहुत पहले ये भी होता था कि दूर तक बात करना है तो आपका, अब तो आ गया और सैटेलाइट आ गया। पहले क्या होता था कि आसमान में जो आयनोस्फीयर जो होता था ना, उसी के हेल्प से हम लोग बात करते थे। ठीक है, तो दूर तक बात ऐसे किया जाता था। अब तो बाद में फिर अब सैटेलाइट आ गया तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कि उसका डिफरेंस कितना हो गया, 2800 हर्ट्ज, यही इसका बैंडविड्थ हो गया। इसका लिखते हैं फॉर म्यूजिक चैनल कम्युनिकेशन। ठीक है, म्यूजिक चैनल कम्युनिकेशन, फॉर दिस we need the bandwidth of 20 kilohertz. Its frequency range from 20 hertz to 20 kilohertz, whose difference is nearly 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अब लिखते हैं टीवी चैनल। In this, both audio and video signal is sent, whose bandwidth is 6 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 60 लाख हर्ट्ज हो जाए। तो ये आपका हो गया, आपका क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो आपका हो गया कि जो अलग अलग आपका जो सिग्नल है उसको जाने के लिए कितना बैंडविड्थ का आपको आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितना टेलीफोन वाला, म्यूजिक और टीवी चैनल में जो आपका है, जो टीवी ऑडियो वीडियो दोनों जा रहा है, तो सबका रेंज आपको बताया गया, मतलब बैंडविड्थ का वैल्यू आपको बता दिया गया। चलिए इसको उतारिए। बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, तो इसका बैंडविड्थ का बात करेंगे। लाइक डिफरेंट सिग्नल फॉर like different bandwidth for different
type of signal, we also have different bandwidth range allowed by the ट्रांसमिशन चैनल। तो ट्रांसमिशन चैनल जो है आपका वो क्या करता है कि डिफरेंट बैंडविड्थ का रेंज को अलाउ करता है। ठीक है, तो इसमें समझ में आ रहा है कि सिग्नल तो बनाने वाला यहाँ पे सिग्नल बन गया, जैसे टीवी का जब मान लीजिए सिग्नल जहां बनना है तो वहां पर स्टेशन में टीवी का सिग्नल बन गया। अब उसको ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम ही से ना कीजिएगा, तो वो कितना रेंज अलाउ करता है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। डिफरेंट ट्रांसमिशन, डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसमिशन चैनल आर। पहला, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो होता है ऑफर्स ए बैंडविड्थ ऑफ 750 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कोएक्सियल केबल बहुत ही जबरदस्त बैंडविड्थ 750 मेगाहर्ट्ज को वो उसका बैंडविड्थ को वो ले सकता है। ऑप्टिकल फाइबर ऑफर्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 1 टेराहर्ट्ज, ये क्या हो जाएगा 1000 मेगाहर्ट्ज, टू 1000 टेराहर्ट्ज। ठीक है, तो कोएक्सियल जो ऑप्टिकल फाइबर है वो खतरनाक आपका फ्रीक्वेंसी का आपका रेंज देता है। ठीक है, इसमें तो कोई भी सिग्नल आपका ट्रांसमिट आराम से एकदम हो जाएगा। तो 4G टेक्नोलॉजी वो एक्चुअली ऑप्टिकली फाइबर का देन है। ठीक है, 4G से इतना जो रिलायंस जियो का हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इतना फास्ट इंटरनेट के पीछे कारण क्या है कि ये सिग्नल जो रिसीव हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ही आराम से ट्रांसफर हो जा रहा है, काहे कि ये बहुत ही जबरदस्त रेंज में आपका फ्रीक्वेंसी होता है और जिस कारण से आराम से सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है, कोई भी सिग्नल। अब लिखते हैं कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस। कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस ऑफर्स द frequency range from kilohertz to few gigahertz। ठीक है, तो किलोहर्ट्ज टू फ्यू गीगाहर्ट्ज तक वो क्या कर सकता है, आपका सिग्नल को भेज सकता है। अब क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे हम। उस टेबल में क्या करते हैं, कुछ हम सिग्नल का रेंज लिख देंगे। बिलो आर द टेबल फॉर different range of frequencies for different range of frequency for different signal is listed below। ठीक है, तो वो टेबल को हम उतार दे रहे हैं। उस टेबल को आप लोग देख के उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। AM रेडियो ब्रॉडकास्ट।
तो देखिए ये AM क्या है बता देते हैं। AM एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है। ये मॉड्यूलेशन जो बताया था ना आपको, तो जैसे सिग्नल जो आया ना तो उसको मॉड्यूलेशन किया जाता है। तो एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है और भी होता है। तो एक्चुअली जो ये जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेटेड वेव है, द मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स है, उसका ब्रॉडकास्ट जब होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज आपको बता रहे हैं। ठीक है, समझ में बात आ रहा है। जैसे टीवी का रेंज बताए थे ना, मतलब टीवी का बैंडविड्थ, टीवी का आपको क्या बताया था कि 6 मेगाहर्ट्ज तक उसका क्या होना चाहिए, बैंडविड्थ होना चाहिए। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रहेगा तो इसके लिए कितना बैंडविड्थ का आवश्यकता पड़ेगा या रेंज क्या होगा, तो उस रेंज को हम लिख देते हैं 540 टू 1600 किलो हर्ट्ज। FM रेडियो ब्रॉडकास्ट, FM रेडियो ब्रॉडकास्ट 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज। टेलीविजन का 54 टू 890 मेगाहर्ट्ज। सेल्यूलर फोन्स का 840 टू 935 मेगाहर्ट्ज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का 3.7 टू 6.425 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, चलिए इस टेबल को उतार लीजिए। ये फ्रीक्वेंसी का आपका रेंज है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग बैंडविड्थ देख लिए। किसका किसका देख लिए हम लोग, जो सिग्नल जो बन रहा है उसका भी देख लिए और जिसके थ्रू जो सिग्नल जाएगा उसका भी बैंडविड्थ देख लिए। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अब लिखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसमिशन चैनल। इसको कम्युनिकेशन चैनल कर दीजिए, कम्युनिकेशन चैनल ज्यादा यूज में है। इसमें लिखते हैं फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल इज transmitted from transmitter to receiver is called as communication channel। ठीक है, the communication channel can be of two types. First, space communication और दूसरा लाइन कम्युनिकेशन। ठीक, चलिए इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। स्पेस कम्युनिकेशन, इसमें लिखते हैं वी कैन सेंड ए बॉल फ्रॉम वन बॉय टू सेकेंड बॉय बाय द फॉलोइंग 3 मेथड। तो हम 3 तरीका से एक बॉल दूसरे व्यक्ति को हम ट्रांसफर कर सकते हैं।
पहला इसमें क्या होगा, वी कैन सेंड द बॉल, ठीक है, फ्रॉम बाय रोलिंग इनटू द, बाय रोलिंग द बॉल ऑन टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, बॉल को रोल करके इसको हम भेज सकते हैं। दूसरा में हम सेंड कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली थ्रो द बॉल टू द पर्सन इन स्ट्रेट लाइन बाय थ्रोइंग। थ्रो करके हम बॉल को सीधा उसके हाथ में भेज सकते हैं। तीसरा हम भेज सकते हैं किससे, वी कैन रिफ्लेक्ट द बॉल एट द रूफ एंड देन it will be received by the boy, ठीक है। और दूसरा क्या करता है कि उसको किसी से टकरा कर फिर वो रिफ्लेक्ट होकर उसका पहुंच सकता है। तो सिग्नल भेजने का ये 3 तरीका है। तो जो लाइन कम्युनिकेशन में है हम इसी 3 चीज का यूज करेंगे, ठीक है। बस इसमें क्या है, सबका नाम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। लाइन कम्युनिकेशन, पहला अलोंग, सिग्नल कैन बी सेंड, सिग्नल कैन बी सेंड अलोंग द ग्राउंड। देखिए अलोंग द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के नियर से हम भेज सकते हैं, विल बी कॉल्ड एज ग्राउंड वेव, इसको हम लोग ग्राउंड वेव कहेंगे, ठीक है। तो लाइन कम्युनिकेशन में जो डायरेक्टली हम उसको ग्राउंड से हम उसको भेजते थे बॉल को, तो यहां भी सिग्नल को हम लोग ग्राउंड ही के पास से एकदम सिग्नल को भेजेंगे, तो उस वेव को हम लोग ग्राउंड वेव कहेंगे। दूसरा जो है डायरेक्टली इन स्ट्रेट लाइन विथ द टोपोग्राफिक रीजन, ठीक है। इट विल बी कॉल्ड एज टोपोग्राफिक वेव, सरफेस वेव और स्पेस वेव, ठीक है। स्पेस वेव नहीं, सरफेस वेव, ठीक है। टोपोग्राफिक वेव और सरफेस वेव भी कहें। चलिए जो तीसरा जो आ जाएगा, अपवार्ड इन द स्काई फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयनोस्फेयर, ठीक है, कॉल्ड एज स्काई वेव, इसको स्काई वेव कहेंगे, ठीक है। तो एक ग्राउंड वेव, सरफेस वेव, स्काई वेव, 3 तरह का हो गया। ग्राउंड वेव में एकदम बगल से जाएगा पृथ्वी का, स्पेस वेव में, सरफेस वेव में है
थोड़ा ऊपर जाएगा स्ट्रेट लाइन में एकदम, और इसमें जो स्काई वेव में क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्शन होगा, सिग्नल जाएगा आसमान में आयनोस्फेयर में, और वहां से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, पृथ्वी पर लौटेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिग्नल का कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, यहां पे लिख दीजिए पहला ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। लिखते हैं इसमें, इन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन द सिग्नल passes from transmitting antennas to receiving antennas। ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीनास पे जाता है, near to the surface ground of the earth, so called as ground wave। But in this wave there is a problem that when wave transmits, then electric field is perpendicular to the wave velocity, so this electric field induces charge on the surface of the earth। This induced charge creates disturbance in the transmission of the wave, and the strength of the wave decreases। तो वेव का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हाई स्ट्रेंथ wave becomes weaker in strength, so this wave, this propagation, this ground propagation is suitable only for small frequency wave of range 500 किलोहर्ट्ज टू 1500 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो उसके मतलब क्या कहते हैं, उसके रेंज का ही ये क्या कर सकता है, फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर सकता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। तो इसीलिए यहां पे थोड़ा दिक्कत है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में आप ज्यादा पावरफुल वेव ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में यही वाला चीज आया था। ठीक है,
ग्राउंडी वेव प्रोपोगेशन था, जब सैटेलाइट वाट नहीं था तो ग्राउंडी वेव प्रोपोगेशन होता था। चलिए अब आ जाते हैं टोपोग्राफिक वेव प्रोपोगेशन। इसी में लिखते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन और टोपोग्राफिक वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, in this propagation the wave is transmitted in straight line। ठीक है, the television communication system is done with space wave propagation। ठीक है, तो टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में स्पेस वेव प्रोपोगेशन का हेल्प लिया जाता है। इन दिस ए सैटेलाइट on the space is kept through which straight line propagation is अचीव्ड। ठीक है, तो देखिए इससे आप सैटेलाइट से मत समझिएगा कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सिग्नल वहां गया फिर वहां आया। देखिए मेरे पास जो सिग्नल आ रहा है वो एक्चुअली सैटेलाइट से डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आ रहा है सिग्नल वो एक्चुअली आपका क्या है कि स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन की गिनती में रखेंगे। किसको हम लोग स्पेस लाइन में रखेंगे? जो हम लोग का सैटेलाइट से होगा उसको स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन में रखेंगे, या इसको सरफेस वेव प्रोपोगेशन या टोपोग्राफिक वेव प्रोपोगेशन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। एक फिगर बना देते हैं पहले। ये अर्थ हो गया, ये टावर हो गया। टावर में सिग्नल आ रहा है अलग अलग जगह से, और यहां से सिग्नल कहीं पहुंच रहा है। ये R और ये टावर का हाइट H, ये डिस्टेंस D, P, Q, O। इसमें लिखते हैं हम लोग, here we see that there is a receiver antenna, receiver end where signal
of TV is received and is then transmitted to different antennas in home और एरिया। ठीक है, तो पहले एक रिसीवर एंड रहेगा जो सबसे पावरफुल रहेगा, वो सिग्नल को रिसीव करेगा। और ये कहां से रिसीव कर रहा है? सैटेलाइट से रिसीव कर रहा है। ठीक है, there is a receiver end where signal or TV is received from satellite and is then transmitted to different antennas in home और area। अब तो घर घर में एंटीना का सिस्टम खत्म हो गया, अब क्या है कि एक अलग बना दिया जाता है और वहां से सबको मिल जाता है सिग्नल। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब देखिए दिक्कत इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक टावर बना हुआ है, टावर हाइट एज का है। अब वो टावर जो है वो सबको तो सिग्नल दे नहीं सकता है। ठीक है, तो अब जो सबको सिग्नल वो नहीं दे सकता है, तो उस टावर का एक रेंज होगा ना कि हाँ भाई इतना एरिया को वो कवर कर सकता है, तो एरिया हम निकालेंगे कितना एरिया को ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो पहला तो मेरा उद्देश्य है इस एरिया को निकालना कि एंटीना मतलब ये टावर कितना को एरिया को सिग्नल डायरेक्टली दे देगा। अब देखिए ये क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है तो पृथ्वी का कोई दूसरा पार्ट में भी लगा वो भी सैटेलाइट से रिसीव कर लेगा, बाकी वो भी लेगा, वो सब एरिया को अपना छोटा छोटा एरिया को वो क्या करेगा? कवर कर लेगा। अपना छोटा छोटा एरिया के लिए एक अलग अलग आपका रिसीवर स्टेशन बना हुआ है। ठीक है, और वो सब का सिग्नल कहां से पहुंच रहा है? वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से पहुंच रहा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है। ठीक है, तो वो एक्चुअली सिग्नल इसको दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये एरिया निकाल लेंगे। हेयर we will calculate the area which can be covered by the tower of height h। ठीक है, अब देखिए हाइट एज कितना कवर कर लेता है। अब देखिए बड़ा बात यह है कि ये यहां पे आ सकता है, यहां पे तो ये सिग्नल यहां से यहां तक सिग्नल को दे सकता है, ऐसा नहीं है कि सिग्नल को इधर को भी दे देगा, क्योंकि इसमें तो अर्थ के बीच में आ जाएगा आपका। ठीक है, वी सी दैट अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। ठीक है, अब OQ स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? OP प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। अब देखिए OP स्क्वायर, अच्छा इसको OP का वैल्यू लिख देते हैं। OP का वैल्यू कितना है? R है। PQ का वैल्यू क्या है? H है, तो R प्लस H का होल स्क्वायर। OS क्या है? ये भी R है, क्योंकि सेंटर से अर्थ के सरफेस पे है, तो R का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर क्या हो जाएगा? D का स्क्वायर। ये D डिस्टेंस तक मान लीजिए ये सिग्नल को भेज सकता है किसी के घर के पास। ठीक है, तो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? D स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 2RH। अब देखिए R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, इसीलिए H स्क्वायर प्लस 2RH इज नियरली इक्वल टू 2RH। ठीक है, इसीलिए D स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH, इसीलिए D इज इक्वल टू रूट अंडर 2RH। ठीक है, 2 और ये रेडियस और ये H हाइट। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया कि ये डिस्टेंस हो गया कि कितना डिस्टेंस तक ये कवर करेगा। अब देखिए ये डिस्टेंस तक D तक इधर कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस D इधर भी कवर कर रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई D स्क्वायर तक ये कवर करेगा आपका। ठीक है,
तो हम लिख देते हैं, इसीलिए एरिया कवर्ड बाय टावर ऑफ हाइट h इज पाई आर स्क्वायर, अब पाई इंटू 2RH, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये एरिया हो जाएगा, एरिया कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पाई आर एच आपका क्या हो जाएगा कि इतना एरिया को वो कवर कर सकता है। कौन? ये आपका क्या टावर। ठीक है, तो ये एरिया कवर्ड हो गया। अब लिखते हैं इसमें, इफ द हाइट ऑफ द receiving and transmitting tower both is given, then we have maximum line of sight distance as, जैसे देखिए ये अर्थ है आपका, और इससे क्या होगा कि ऐसे बनाते हैं, ऐसा लाइन बनाए। ठीक है, तो ये एक टावर हो गया और ये एक टावर हो गया। ठीक है, इसका हाइट मान लीजिए h HT और इसको HR कर देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस जो हो जाएगा उसको हम लोग DM कहेंगे, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। देन this DM value will be, DM क्या है, साइट ऑफ लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इसको कहेंगे, will be 2RHT प्लस 2RHR। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइट ऑफ लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस यदि पूछा जाए और दोनों हाइट आपको दिया हुआ रहे, तो ये टावर का हाइट से, जैसे मान लीजिए कि यदि 2 टावर है तब तो इसको हम क्या कहेंगे, अब ट्रांसमीटर कहेंगे, और यहाँ पे एक और टावर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, एक P पे टावर है और एक S पे टावर है, तब का कंडीशन ले लिए हैं, तब तो ज्यादा दूर बढ़ जाएगा, ये जो दूरी जो D था वो D बढ़ न जाएगा, तो वो जो D है उसको हम लोग निकाले हैं, जिसको हम मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कहेंगे, उसका वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, तो यहां पर वाला भी अब टावर यहां पर रहेगा, तो यहां से यहां तक को कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए टीवी टावर हैज ए हाइट ऑफ, ए टीवी टावर हैज ए हाइट ऑफ 60 मीटर। What is the maximum distance and area? What is the maximum distance and area up to which TV transmission can be received? Take radius of earth, take radius of earth as 6.4 into 10 to the power 6 meter। तो चलिए इसको बनाया जाए।
यहां पे क्या हुआ, टीवी टावर का हाइट कितना दे दिया है 60 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस और एरिया ऑफ टू विच टीवी ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड, ठीक है। तो ठीक है, टावर से आपको बताना है कितना एरिया और कितना डिस्टेंस तक वो कवर कर सकता है। तो डिस्टेंस तो निकालना है d, इसका वैल्यू √2r/h होता है। 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है, मीटर में है। और हाइट कितना है आपका 60 मीटर। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 27.7 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा 27.7 किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए, अब एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 2πr/h। 2πr, आर का वैल्यू कितना 6.4 इंटू 10⁶, और हाइट कितना 60। चलिए, एरिया को πd² भी कहते थे, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा, सब वैल्यू पुट करके आता है 2411 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। तो इतना एरिया में ये क्या करेगा, टीवी टावर आपका सिग्नल भेज देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें मुश्किल का बात नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं। इसमें लिखते हैं अब तीसरा, स्काई वेव प्रोपोगेशन और आयोनोस्फेयर प्रोपोगेशन। इसमें लिखते हैं, when the satellite was not there, there was only this way of this ionosphere propagation was the only medium to signal communication, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है आपका, तो ये आयोनोस्फेयर है, ठीक है। ये क्या है, आयोनोस्फेयर है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि एक क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो इससे रिफ्लेक्ट होके ये कहीं पे आ रहा है रिसीवर के पास, कोई यहां से ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिसीवर के पास आ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो आयोनोस्फेयर के बहुत से रेंज पर, बहुत सारे परत बाई परत पर कहीं ना कहीं से वो क्या कर रहा है, सिग्नल रिफ्लेक्ट करके वो आ जा रहा है, ठीक है। इन दिस सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ionosphere, ठीक है, of the earth which ranges from 80 kilometer to 300 kilometer above the surface of the earth, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए अब इसमें भी आप कहिएगा कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो देखिए वो जो
टीवी का जो सिग्नल है ना, उसको हम लोग सरफेस वेव प्रोपोगेशन, उसको अलग से ही नाम हम लोग दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, सैटेलाइट से टकरा रहा है और लौट के आ रहा है, लेकिन उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सरफेस वेव प्रोपोगेशन के कैटेगरी में डाल दिए हैं। इसको हम लोग क्या किए, रिफ्लेक्शन वाले कैटेगरी में डाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन के कैटेगरी में ही डालेंगे और उसी तरीका से इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, in this there is a receiver, there is a transmitter and a receiver which receives the signal, ठीक है। एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है जो रिसीव करेगा सिग्नल को। चलिए, तो अब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द आयनोस्फेयर इज lesser than the space, so this will act as rare medium। तो ये रेयर मीडियम के जैसा काम करेगा। तो कैसे इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है सिग्नल, उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसमें क्रिटिकल एंगल वाला केस आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल याद था ना, जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो वो क्या करता है, सिग्नल को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, सिग्नल को पूरा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। सो द सिग्नल व्हेन पेनेट्रेट्स द एनोस्फेयर the signal moves away from the normal until the critical angle is achieved and total internal reflection takes place, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब तक नहीं होता है तब तक ये करते रहेगा। सो द, ठीक है, तो इसमें ये हो गया। बट द फ्रीक्वेंसी of range 5 to 100 megahertz, beyond which if frequency is there, it will go outside the ionosphere and will never be received, और उसको हम लोग कभी भी रिसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या कि वो स्पेस में जाके सिग्नल खो जाता है फिर, ठीक है। इस पे ट्रांसमीटर में टी लिख दीजिएगा, इसको रिसीवर को आर लिख दीजिएगा, जो टी आर लिखा हुआ है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिखते हैं इसमें, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नहीं इसमें पहले लिखते हैं द हाई फ्रीक्वेंसी communication for long range
was not possible till 1960. After 1960, the satellite was launched, and with the help of which ultra high frequency UHF or microwave range of frequency can be easily communicated with the help of सैटेलाइट। ठीक है, चलिए तो दो फिगर बना देते हैं, दो फिगर को लिख देते हैं यहां पहले। सैटेलाइट फर्स्ट, सैटेलाइट सेकंड, सैटेलाइट 3, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अर्थ इसको कहेंगे हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। तो यहां लिखते हैं हेयर इन, नहीं पहले लिखते हैं द सैटेलाइट देयर इज ए ऑर्बिट कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट in which any satellite is placed, then it revolves one revolution of Earth in 24 hours, means it is stationary with respect to Earth. Three geostationary satellite at equilateral triangle is
sufficient to cover the whole earth। तो होल अर्थ जो है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तीन आपका ऑर्बिट, तीन आपका क्या करे सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लगा दीजिएगा तो पूरे अर्थ को वो कवर कर लेगा। द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट is at 36,000 किलोमीटर from the अर्थ सरफेस, ठीक है। अब अगला पोलर ऑर्बिट is orbit at 1000 किलोमीटर from अर्थ। हाईली elliptical orbit is at some angle with the polar circular orbit with nearly सेम रेंज। तो ये सब ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट क्या होता है कि जहां पे कोई भी चीज रहेगा तो वो उसके घूमते रहेगा, चक्कर लगाते रहेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऑर्बिट का बात हो गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो इस तरह से आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पे खत्म हुआ। तो सैटेलाइट आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब तो सैटेलाइट हम लोग थोड़ा सा पास में भी लगा लेंगे तो ज्यादा स्पीड से आपका कोई भी सिग्नल पहुंच सकता है, ठीक है। भले आपको नंबर सैटेलाइट बढ़ाना पड़े लेकिन आपका सिग्नल बहुत तेजी में रिसीव किया जा सकता है। तो वो सब रिसर्च चल रहा है। चलिए ठीक है, इसको उतारिए। अब टॉपिक आते हैं रिमोट सेंसिंग। क्या होता है रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग is a process in satellite communication, ठीक है। From satellite we can see the picture of the earth, called as aerial photography, ठीक है। तो लिखते हैं इन एरियल फोटोग्राफी नहीं, इसमें लिखते हैं द पिक्चर वी यूज इन आवर कैमरा फॉर फोटोग्राफी uses visible light, which is an electromagnetic wave, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। This visible light is sensed by the sensor in our camera, ठीक है। Similarly, any electromagnetic wave
emitting from the surface of the earth can be sensed by different sensors attached to the satellite। तो सैटेलाइट में क्या होता है, अलग अलग सेंसर रहता है और वो सेंसर अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो रिसीव करता है और अलग अलग फोटो वो निकाल सकता है। ठीक है, this sensors helps to study the earth with different aspect. Some application of remote sensing is meteorology, study the weather system and its forecasting, comma ये हो गया क्लाइमेटोलॉजी फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ओशियनोग्राफी। तो ये क्या कर सकता है, रिमोट सेंसिंग का कुछ एप्लीकेशन आपको बताएं कि वेदर सिस्टम में, क्लाइमेट में किस टाइप का चेंज आ सकता है। और ओशियनोग्राफी में भी, जैसे ओशन में क्या होता है, कभी कभी सुनामी आता है तो वो वेव जो होगा वो कहीं पे ज्यादा दबाव या कम दबाव का बना होगा, तो वो एक्चुअली जो सेंसर लगा हुआ है सैटेलाइट में उसको पता चल जाएगा। ठीक है, और वो डायरेक्टली रिसीवर को अर्थ को भेज देगा और वहां से हम लोग को जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया है उसको खाली करा दिया जा सकता है। तो बीच में एक बार हुआ था, सुनामी आया था, इंडिया ही में आया था, आई थिंक 2006-7 में आया, 2006 या 5 में आया होगा। तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत लोग मर गए थे क्योंकि लोग को पता ही नहीं चला था। ठीक है, तो इस टाइप का डिटेक्ट करने के लिए तो अलग अलग सेंसर लगा हुआ है, पावरफुल सेंसर, वो डिटेक्ट कर लेगा और पहले ही हम लोग को सूचित कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया।